हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने पढ़ा था बेटा, आपके ये अध्याय चैप्टर 3 चल रहा धातु अधातु, और उसमें आपने जल के साथ अवक्रिया पढ़ी थी। अब आज हम इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए इसको थोड़ा सा आगे और इसके बारे में कुछ डिटेल से लेंगे यहाँ पे बेटा। तो इसको नोट डाल के लिखना है आपको, इसी टॉपिक के अंतर्गत है। लास्ट में नोट डालिए बेटा, नोट डाल के लिखेंगे बेटा अपन। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं, पोटेशियम व सोडियम जैसी धातुएं जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ में तेजी से अवक्रिया करती है, तेजी से अवक्रिया करती है बेटा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, देखिए। पोटेशियम व सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ में तेजी से अवक्रियाएं करती है। ये फिर आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। सोडियम तथा पोटेशियम की अवक्रिया, यहाँ देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है बेटा? ये तेज तथा उष्माक्षेपी होती है बेटा। इसको अलग से बता रहे हैं हम इस बात को यहाँ पे। इससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस, इसमें लिखिए, इससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। मतलब अपन चाहें तो उसको तुरंत जलने लग जाएगी वो, प्रज्वलित यानी जलना। तो इतनी ज़्यादा तीव्र होती है वो। किससे निकलने वाली? सोडियम में पोटेशियम अपक्रिया से जो निकलती है, जल के साथ अगर इसके अपक्रिया करेंगे तो बहुत तेजी से होगी वो। और किस प्रकार की अपक्रिया होगी वो? उष्माक्षेपी। उस दो प्रकार की अपक्रिया होती है ना, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। तो उष्माक्षेपी कौन सी होती है? जो उष्मा का उत्सर्जन करे। उष्माशोषी जो उष्मा को अवशोषित करे। तो ये उष्माक्षेपी प्रकार की अपक्रियाएं कहलाती है। इसका प्रमाण दिया इसने यहाँ पे, किससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस तत्काल ही प्रज्वलित हो जाती है, यानी जल्दी से वो जलने लग जाती है। तो ये इस बात का सबूत है यहाँ पे। अब इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। इसका रासायनिक समीकरण वापस लाऊं क्या? है वापस लाऊं? लिखिए बेटा। कुछ बच्चे हैं धीरे लगते हैं। आप बेटा लिखने की जो शैली है उसको थोड़ा सा मेंटेन करें। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो लेक्चर जो प्रोफेसर होते हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ स्पीच करते हैं, आपको उनके साथ में लिखना है। तो आप अपनी कला को थोड़ा सा बढ़ाए बेटा। देखिए रासायनिक समीकरण, इसका समीकरण देखिए। तो यहाँ अपन पहला समीकरण देखेंगे यहाँ पे 2K, अपन बैलेंस करके लिखते हैं। तो जो पोटेशियम होता है वो आपका सॉलिड अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है बेटा? ये सॉलिड अवस्था में। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह व्यक्त कर दिया। जब इसकी अपक्रिया अपन जल के माध्यम से करते हैं, ठंडे जल के साथ हम कराते हैं, तो जल कैसे होता है? लिक्विड होता है। जल कैसे होगा बेटा? लिक्विड होगा। तो मैंने एल से व्यक्त कर दिया इसको।
तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे 2KOH प्लस H2। आपने ये बात पढ़ी थी अभी, H2। तो ये क्या होता है, गैस अवस्था में होता है हाइड्रोजन तो, और ये होता है आपका एक्वेटिक, लवणीय अवस्था के अंदर पाया जाता है। ये जी प्लस क्या निकलती है, उष्मा, उष्मा निकलती है बेटा यहाँ पे। उष्मा ऊर्जा लिख दो यहाँ पे, उष्मीय या उष्मीय ऊर्जा लिख दो बेटा यहाँ पे। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका पोटेशियम के साथ में। हुआ नहीं हुआ, देखो समझिए वापस से। जब हम पोटेशियम की अभिक्रिया ठंडे जल के साथ में कराते हैं तो हमने क्या लिखा था कि अभिक्रिया कराने पर यह अभिक्रिया तेजी से होती है और उष्मा छिपी होती है, यही बात लिखी थी। और इससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस वो क्या होती है, जल्दी से जलने वाली होती है। तो देखिए जब पोटेशियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं, ठंडा जल है ये, तो अभिक्रिया क्या बहुत तीव्र हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे अपन तीव्र। ये लो साहब, लवण बनाएगी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, साथ में ये बनाई हाइड्रोजन गैस बनाई। और ये गैस किस प्रकार की होती है, तत्काल जलने वाली, प्रज्वलित होने वाली होती है ये। और साथ में क्या निकलती है बेटा, उष्मा ऊर्जा। ये बात यहाँ क्लियर होगी। नंबर 2 बात करते हैं, इसमें दूसरा समीकरण देखते हैं इसका। सोडियम के साथ में 2Na, तो सोडियम किस अवस्था में होता है बेटा, ठोस अवस्था में होता है आपका। हाँ, जब इसकी अभिक्रिया अपन ठंडे जल के साथ में कराएंगे तो ये लिक्विड अवस्था में होता है जल इसका, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस H2। तो ये तो हो गया आपका एक्वेटिक और ये हो गया आपका गैस। हाइड्रोजन तो गैस ही है। और साथ में क्या बनेगी बेटा, उष्मीय ऊर्जा। कोई डाउट बेटा किसी को? ये नंबर 2 समीकरण हो गया बेटा आपका रासायनिक समीकरण, हो गया। इसमें अपन कुछ थोड़ा सा लिख नहीं सकते, एक राइट अप लिखते हैं इसको समझने के और एग्जांपल्स के साथ में। तो यहाँ एरो लगा लीजिए नीचे, देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जानते हो ना, Mg। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ में अवक्रिया नहीं कर सकता, नोट करिए बेटा यहाँ पे। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ में अभिक्रिया नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, परंतु गर्म जल के साथ में अवक्रिया करके वह, लिखिए आगे, परंतु शीतल, शीतल, परंतु गर्म जल के साथ में, गर्म जल के साथ में अवक्रिया करके, मैग्नीशियम अवक्रिया करके, अवक्रिया करके, यहां लिख दो, वह लिख दो इसकी जगह पे, वह अवक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो देखो अंतर है नहीं कि ठंडे जल के साथ में तो ये कोई भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहा है, शीतल जल के साथ में तो, परंतु पानी का सिर्फ अपन ने पानी को बॉयल किया, सिर्फ गर्म किया, और गर्म करने पर वो रासायनिक अभिक्रिया करने लग गया। और क्या बनाता है बेटा यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो देखो पानी का केवल टेम्परेचर बदला, आपने टेम्परेचर बदलने पर ही रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो गया। समीकरण लिख लो ना, बना लो आप। अब तो इसमें बनाने का तो कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें, अब तो सब कुछ आपके सामने तो है, ले लीजिए आप। अरे वही तो है यार, यहाँ पे Mg कर दो बस, और क्या है, कितना सा परिवर्तन होगा। बनाइए आप सब बच्चे इसका रासायनिक समीकरण, सेम ऐसे कैसे बनेगा बिल्कुल। हाँ बेटा,
लो नोट करिए इसको, लिख के बताओ मुझे आप, बिल्कुल बना के बताइए। सेम हमने जो दो रासायनिक समीकरण बनाए एज इट इज बनेगा, बनाइए। अब तो आ जाना चाहिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना। बोल के बताइए, बोल के बताओ बेटा। 2mg प्लस 2h2O प्लस mg बेटा, ये OH आएगा इसमें, कोष्टक में आएगा, और 2 आएगा सर, हाँ, प्लस H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ठीक है, तो बन जाएगा। आगे लिखिए बेटा, इसमें इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी और बात करते हैं अपन। नोट करिए बेटा, एरो लगा के लिखना बेटा। लेड, नोट करिए बेटा, कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर तथा गोल्ड, तथा गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं, सोना बोलते हैं अपन, हाँ सोना, वो वाला सोना नहीं ज्वेलरी, ज्वेलरी वाला सोना, जैसी धातुएं, जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है बेटा। तो है ना इंपॉर्टेंट बात ये, आपसे कोई पूछ ले ऐसी कौन कौन सी धातुएं जो जल के साथ में किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है, सवाल है कि नहीं हमारे सामने। ये तो आप थोड़ा सा क्या सिंसियर हो जाओ एक बार, आपको चारों तरफ ये चीजें ही नजर आएंगी, हर चीज में आपको सवाल सवाल एक खड़ा खड़ा मिलेगा, एक सवाल आप अपना भी क्रिएट कर लोगे सवाल को कि ऐसा है तो क्यों है। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, ये एक ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ में डायरेक्टली अभिक्रिया नहीं करती है बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन आयनिक, अगला टॉपिक है हमारा अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। हाँ उतारिए ना आप कुछ बच्चे जस्ट यहाँ वाले बच्चे यहाँ बैठा करे बेटा, जैसे वो सीधा बोर्ड दिखता रहे यहाँ पे इस वाली सीट पर, यहाँ के एकदम से आ जाता है ना, इससे दिखता नहीं। अगला टॉपिक लिखिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी। सभी बच्चों को 40 तक के कम से कम आवर सारणी याद होनी चाहिए, है कि नहीं याद। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, और बढ़िया आगे लिखिए आयनिक यौगिकों में, नोट करिए बेटा, निम्न गुणधर्म पाए जाते हैं, निम्न गुणधर्म पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। पहला गुणधर्म की बात करेंगे हम सबसे नंबर 1 पे, भौतिक प्रकृति इसकी, क्या लेंगे हम इसमें यहाँ पे नंबर 1 पे, भौतिक प्रकृति। देखिए बात करते हैं भौतिक प्रकृति क्या है, समझिए। भौतिक प्रकृति की बात करें, धन एवं ऋण आयनों के बीच में, भाई आयन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, पहले बेसिक बात तो समझिए, धनायन और ऋणायन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बंध होता है, या बल होता है, एक फोर्स होता है, माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते नहीं करते, बताइए। आप चुंबक लीजिए,
एक चुंबक में दो विपरीत ध्रुवों को आप पास 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 लाओगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि चुंबक के दो समान ध्रुवों को आप पास पास लाओगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते नहीं करते? ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं तो बहुत दूर दूर भागते हैं। इसी प्रकार से हम यह कह रहे हैं कि धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। बल होने के कारण से यौगिक ठोस एवं कठोर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा यौगिक? ठोस एवं कठोर। जैसे लोहा है तो लोहा केवल एक Fe से थोड़ी बना है कोई ये। इसे मान लो दूसरा भी इसके अंदर मान लो जैसे सोडियम बना, उदाहरण दूसरा लेते हैं अपन, जैसे उसका नमक का लेते हैं। किसका लेते हैं अपन? नमक का। नमक का सूत्र क्या है बेटा यहाँ पे? NaCl। अब सोडियम के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणावेश। तो हम यही तो बात बोल रहे हैं कि धन एवं ऋण आवेशों के मध्य में मजबूत आकर्षण बल होने के कारण से धातुएं कैसी होती हैं आपकी? ठोस एवं कठोर। ठीक है, तो अब जब ये दोनों पास पास आएंगे Na+Cl तो ये एक वो बन गया पूरा आपका कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया ये। तो नमक के क्रिस्टल देखे आपने कभी? मोटर नमक देखे क्या? डड़ी आओ की न देखो? अरे मिश्री के जैसे आता है बेटा मोटा नमक। तो वो ठोस और कितना मजबूत होता है देखा आपने? जनरली फूटेगा नहीं यहाँ से, उसको अपन को लोडे से फोड़ना पड़ेगा या उसको पीसना पड़ेगा चक्की के द्वारा। तो उसमें ये बात में आप प्रूव हो गई आपकी ये। तो आगे लिखिए, इसको नोट करिए। भौतिक प्रकृति में लिखिए, धन एवं ऋण देखो यहाँ पे, धन एवं ऋण देखो बेटा आयनों के बीच में, आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण, मजबूत आकर्षण बल के कारण, बल के कारण आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस एवं कठोर होते हैं। यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। समझ में आया नहीं आया? पहला कैरेक्टर आपको इसका भौतिक प्रकृति। आगे बेटा अब सुनिए, देखो आगे बात। ऐसे यौगिकों को अगर इस प्रकार का जो कोई भी यौगिक है, कंपाउंड है, उसको अगर हम सामान्य अगर किसी चीज की चोट मारे, जैसे थोड़ी चोट मारी तो पूरा बिखर जाएगा खट्टे देने। तो ऐसे लगे ऐसे यौगिक सामान्यतः भंगूर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये? भंगूर। तो लिखिए, ऐसे यौगिक सामान्यतः भंगूर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये? भंगूर। अब भंगूर को मान लो कोई आदमी समझे नहीं समझे, कोई बच्चा समझा नहीं समझे, तो आप कैसे समझाएंगे को भंगूर किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछ ले भंगूर क्या है भाई, इसका अर्थ समझाइए आप। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए जवाब बताइए? किसी भी यौगिक पर या किसी भी पदार्थ पर, कोई ठोस पदार्थ है, उस पर थोड़ा सा दबाव डालने पर वह टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, वह पदार्थ या वह यौगिक टुकड़ों टुकड़ों में या खंड खंड में बट जाए, इस घटना को हम भंगूर कहते हैं या भंगूरता कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको भंगूरता। जैसे कोयला है, कोयला कैसे होता है? ठोस भी होता है, कंपाउंड है वो एक तरह का कार्बन का। अब उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव डालिए, भंगूर हो जाएगा एकदम से। होता नहीं होता? तो ये भंगूरता कहलाती है बेटा। ये लिखो इसको, भंगूर होते हैं जो थोड़ा सा दाब डालने पर थोड़ा सा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं,
टुकड़ों में टूट जाते हैं। कोई डाउट बेटा यहाँ किसी को समझने में इसको है बच्चा? किसी को है कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नीचे करूं? हाँ पूछिए। आपका मन भी भंगुर होता है, कोई कोई छोटी सी बात बोल दे, दुखती हुई बात, तो मन टूट टूट जाता है, होता नहीं होता? तो मन हमारा भी भंगुर होता है। ये जस्ट एक हास्यप्रद बात है यहाँ पे, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करने के लिए। चलो अगली बात करते हैं। इसका सेकंड कैरेक्टर देखते हैं बेटा, इसका गलनांक एवं कथनांक। इसका आयनिक यौगिकों का गुणधर्म में सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे। नंबर 2 डाल लीजिए बेटा यहाँ पे। गलनांक एवं कथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में कहेंगे इसको मेल्टिंग यानी पिघलना, बॉइलिंग यानी उबलना। हिंदी में लिख लो इसके बगल में, पिघलना पे बॉइलिंग यानी उबलना। सॉरी, उबलना लिखते ज़्यादा सही रहेगा। उबलना। आपको समझने की दृष्टि से ये दोनों शब्द आपके लिए कंफर्टेबल होंगे बेटा। अंतिम में बेटा बात नहीं, देखिए इसको समझिए। आयनिक यौगिकों को क्या होता है? गलनांक और कथनांक। हम यानी कि जो आयनिक जो आपके कंपाउंड है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनका जो आपका ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत अधिक होता है अधिकतर। मतलब उनको बहुत ज़्यादा अपन तापमान देंगे तब तो वो पिघलेंगे, और अधिक तापमान देंगे तब जाके वो, पहले तो गर्म होंगे, उबलेंगे, और उसके बाद में वो पिघलेंगे। तो बहुत अधिक होता है। ये लिखिए आयनिक यौगिकों का, लिखो बेटा, नोट करो। आयनिक यौगिकों का गलनांक व कथनांक, गलनांक व कथनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है बेटा। क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक बंध को तोड़ने के लिए, क्योंकि इनके इनके देखो यार, इनके मजबूत, नहीं आगे मत बोलो, इनके मजबूत आंतर, मजबूत आंतर आयनिक बंध, आयनिक बंध को तोड़ने के लिए, को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, तब जाके कोई भी यौगिक या कोई भी कंपाउंड वो टूटेगा या पिघलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड लेवल पर एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब जाके वो टूटेगा। तो ये इसका आपका सेकंड क्वथनांक और गलनांक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ पे आपका। हाँ बेटा, ना ना कहाँ चैप्टर खत्म है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपन बेटा कि ऐसे कौन कौन से यौगिक है जिनके अंदर उनका गलनांक कितना है और कितना उनका कथनांक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका, इसी बात को समझने के लिए इसका उदाहरण लेंगे इसका अपन, ठीक है।
एक टेबल बना लीजिए एग्जाम्पल को समझने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल को समझने के लिए टेबल बना लीजिए एक एग्जाम्पल, इसी चीज को समझने के लिए देखिए। आयनिक यौगिक दूसरे पे लिखो इसका गलनांक, केल्विन में देखेंगे बेटा मैं अपने यहाँ पे, और कथनांक केल्विन में। ये आपकी लाइन हो गई नंबर एक। नंबर एक देखिए, सोडियम क्लोराइड का देखते हैं अपन। किसका देखते हैं यहाँ पे बेटा? नमक का देखते हैं, NaCl। तो NaCl को पिघलाने के लिए हम कितना तापमान होना चाहिए? लिखिए 1074, लिखिए 1074 केल्विन। इतने तापमान पर ये नमक पिघलने लग जाएगा। केल्विन में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे केल्विन में मात्रा में दिया, आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक फॉर्मूला लिखा दूंगा मैं आपको कि केल्विन से सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड से उसमें कैसे बदलते हैं, उसके बाद हम कर लेना, ठीक है। इसका कथनांक होना चाहिए 1686 केल्विन। नमक को अगर अपन चाहेंगे उबालना चाहें इसको, तो कितने तापमान पर बोलेगा? 86 केल्विन ताप पर। एक बात क्लियर होगी। नंबर दूसरा उदाहरण लीजिए यहाँ पे इसका, लिथियम क्लोराइड Cl, ठीक है। देखिए 887 इसको गलनांक चाहिए केल्विन, और 1600 इसको कथनांक चाहिए। मतलब 1600 कथनांक पर केल्विन ताप पर लिथियम क्लोराइड क्या करेगा? उबलने लग जाएगा। अब लिखिए कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड नंबर पर लिखिए इसका उदाहरण, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के लिए 1045 तो इसका गलनांक चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 1045 केल्विन, और इसका 1900 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 1900 केल्विन कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ऊपर वाले को, मैंने पहले भी बताया आपको, और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। याद रखो, इंग्लिश बेसिक भाषा है, आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। फिर लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड नंबर 4 पर CaO, इसका 2350 इसका क्या होता है बेटा? इसका गलनांक है, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और 3120 इसका बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन ताप। और लास्ट है इसमें नंबर 5 पर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड 981 केल्विन क्या है इसका? मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका? 1685 केल्विन। इस प्रकार से इसके ये एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं बेटा। यहाँ पे बहुत है नहीं इतना ही लिया, ठीक है। औरों को जांच करने के लिए हमें फिर लेबोरेटरी में ये काम करना पड़ेगा। हम आपको कोई अज्ञात मान लो आपको वो देते हैं, कोई कंपाउंड देते हैं, तो उसको आप इसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका वो निकाल सकते हो। उसके लिए पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसके द्वारा निकाल सकते हो। अब नंबर 4 टॉपिक लिखिए इसका विद्युत चालकता। हाँ, विद्युत चालकता अगला कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, टॉपिक है। लिख लिया? मेरा बोर्ड को सही होने दो। क्या होती है विद्युत चालकता? हमने इसके बारे में पहले भी अध्ययन किया है, बताइए विद्युत चालकता से आप क्या समझते हो? बिल्कुल।
अब हम यहाँ पे विद्युत चालकता किसके लिए पढ़ रहे हैं? यहाँ पे आयनिक यौगिकों में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आयनिक यौगिकों में विद्युत की चालकता पाई जाती है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं। नहीं तो बेटा नहीं है तो क्यों, समझाइए आप। भाई नहीं है तो क्यों, उसको आप एक बार बताइए कि सब इसलिए नहीं पाई जाती, उसको आप मुझे बताइए। आप देखो समझिए, जब किसी कंपाउंड में या जब किसी तत्व यौगिक में आयन उपस्थित होते हैं तो समझ लीजिए उसमें विद्युत का प्रभाव होगा, इलेक्ट्रॉन का गमन होगा उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों में विद्युत की चालकता पाई जाती है या विद्युत का चालन करते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। विद्युत के सुचालक ही। आप शुद्ध जल लीजिए, सपोज, मतलब अशुद्ध जल जिसको बोलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ लीक सेट के बात बताता हूँ आपको। और ये क्या हो गया, यहाँ ले लो। चलो आप देखिए, आपने कोई बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने शुद्ध जल भर लिया, अशुद्ध जल। कौन सा जल लिया इसमें? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। क्या होता है बेटा ये? उदासीन। अब इसमें आप एक कैथोड और एक एनोड लगा दीजिए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और इसको आप किसी विद्युत परिपथ से जोड़ दीजिए, स्विच लगा दीजिए। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्ध जल के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होगा, अशुद्ध उदासीन है ये, ठीक है। परंतु इसमें आपने ऊपर से कोई NaCl नमक को जोड़ इसमें डाल दिया, घोल दिया। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, तब इसमें विद्युत का चालन होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के ऊपर धनावेशित और ऋणावेशित पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो जाएगा। बात खत्म। आया नहीं आया समझ में? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे समझने के लिए। शुद्ध जल में, डिस्टिल वाटर के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गमन नहीं करेंगे मतलब। परंतु जैसे ही हमने इसमें नमक डाला तो नमक में, नमक का फॉर्मूला क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड NaCl, और सोडियम के ऊपर धनायन पाए जाते हैं और क्लोरीन के ऊपर ऋणायन पाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे डालेंगे तो जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बैटरी के द्वारा, सेल के द्वारा, तो इसमें करंट प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। आ गया? लिखिए लिखिए, आयनिक यौगिक, मैं इसको मिटा दूं ना पहले एक बार यार। लिखो इसमें बेटा। हाँ, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये? विद्युत का चालन, क्योंकि इनके मध्य में, नहीं सॉरी, क्योंकि गलित अवस्था में, हाँ गलित, ये लोगों बेटा, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के, विपरीत आवेश वाले, विपरीत आवेश का मतलब समझ रहे हो? धनायन और ऋणायन। आवेश वाले, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य, आयनों के मध्य स्थिर विद्युत बल,
स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लग जाते हैं। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। शॉर्ट कर दो भाषा को, गमन करते हैं। जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि सॉरी इसमें लोगों सॉरी ये मत लिखना, इसमें ये लिखना गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। एवं विद्युत का चालन करते हैं। देखो वापस से इसको रिवाइज कर देता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। देखिए विद्युत चालन में बात करते हैं, तो वापस से समझिए, ध्यान से देखना इधर बच्चे, सभी बच्चे। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। मतलब जब आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जब वो गलित अवस्था है, गलित यानी जब थोड़े द्रव होते हैं, पानी वाली अवस्था में होते हैं, तो उस समय पर उनमें आयनों का विद्युत का चालन होता है। ये बात कहना चाह रहा, पहले लाइन का मतलब ये है। हाँ, क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई, चालन करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका जवाब दिया यहाँ पे। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश, मतलब विपरीत आवेश कौन कौन से, ऋण प्लस माइनस वाले के मध्य में, इन आयनों के मध्य में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, मतलब जो दो यौगिकों को जोड़ के रखा था, बिल्कुल स्थिर करके रखा, वो क्या पड़ जाता है, इसमें कमजोर पड़ जाता है। वो बल किसी कारण से पड़ता है, उष्मा के कारण क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए उनके आयन स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, और स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें विद्युत का चालन हो जाएगा। मान लो आप बच्चे हो, आप अंदर के आयनों, ऐसे तभी आप मिलजुल के एक साथ में बैठे हो, पर जैसे तुम्हें कोई, मान लो हमने पानी फेंका या कोई गर्म हवा फेंकी, तो तुम दूर दूर हो जाओगे सारे, और दूर दूर होते क्या होगा, फिर आप इधर उधर भागने लग जाओगे। तो जैसे तुम्हारे अंदर क्या होगा, जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो जाएगा। आप अपना आपको इलेक्ट्रॉन माने, धनावेश और ऋणावेश, बस ये बात यहाँ पे इसको समझाइए इस तरह से। अगला है इसमें धातुओं की प्राप्ति। हाँ बिल्कुल कल करेंगे इसको, पर टॉपिक लिख लीजिए बेटा। हमारा टॉपिक है हमारा धातुओं की प्राप्ति कैसे करते हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे अच्छे से। अटू ये लो, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा बेटा आपसे। हाँ जोर से बोलिए। आरओ का पानी शुद्ध नहीं होता है, नॉन कंटामिनेटेड होता है वो, मतलब उसमें कोई प्रकार का संक्रमण होता है, बैक्टीरिया वायरस का, या कोई भी उसमें बायोकार्बोनेटी, मतलब बायोकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, जैसे फ्लोराइड वगैरह, तो वो हट जाती है उसमें से, उसको शुद्ध नहीं कहेंगे बेटा अपन। डिस्टिल्ड वाटर को बोलते हैं शुद्ध पानी। जो आपकी बैटरी वगैरह में डालते हैं ना, बोतल के अंदर आता है, बैटरी वगैरह में डालता है ना, बैटरी के अंदर आसु जल, डिस्टिल, उसको डिस्टिलाइजेशन यूनिट के द्वारा उसको बनाया जाता है, वो होता है शुद्ध वाटर, जिसमें किसी प्रकार के कोई आवेश नहीं होते, जिसका पीएच मान 7 होता है, वो शुद्ध जल होता है। अब आपका आरओ का पानी को आप चेक करना, गिलास में लेके पीएच चेक करना, पीएच 7 थोड़ी आएगा उसका कोई। हाँ रियली में इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उससे कोई भी विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, आप करके देख सकते हो उसको लेबोरेटरी लेवल पर।
चलो अब मेरे सवालों को जवाब दीजिए आप लोग। सवाल बताइए बेटा। आवाज नहीं। हाँ बेटा, आप खड़े हो जाइए। यस। सिरका का रासायनिक नाम बताइए। सिरका का रासायनिक नाम आप बताइए। आप बताओ बेटा। हाँ, सिरका का रासायनिक नाम है आपका एसिटिक अम्ल, CH3COOH। इसको बोलते हैं हम सामान्य भाषा में सिरका। सिरका का उपयोग क्या है बेटा? उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है? आप बताओ बेटा यूज। बैठ जाइए दोनों बच्चे, आप बताइए यूज क्या है इसका। हाँ, सिरका का यूज बताइए। गलत बात, आप पढ़ाई नहीं करते बेटा। अरे अचारों को खट्टा करने के लिए यार। गलत। अचारों को खट्टा करने के लिए। आपने अचार खाए बाजार में, मेलों वगैरह में मिलते हैं, औद्योगिक मेलों में, तो उसमें अचार देखना आपको खट्टा खट्टा लगेगा। तो खट्टा किस कारण से होता है? वो आपका उसमें सिरका को उसमें डाला जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक खराब ना हो, उसका बचाने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, अचारों को खट्टा करने के लिए सिरका का उपयोग होता है। ठीक है, अगला सवाल बताइए। बैठो, आप बताओ। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? हाँ, एक मिनट बेटा। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन बताइए। एसिड रेन से आप क्या समझते हो? नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की बेटा, आपने। गलत बात है तो बिल्कुल। बिल्कुल, अगर एक सिंगल वर्ड्स में अपन बात करें इसकी एक लाइन के अंदर, ऐसी बरसात जिसका पीएच का मान 5.7 से कम होता है, ऐसे जल, उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। पर उसको अगर इसको एक्सप्लेनेशन रूप में लेंगे अपन, बड़े रूप में, तो उसको समझाना पड़ेगा फिर आपको इसको कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है। ठीक है, बैठिए। हाँ भैया, आप बताइए। ये पीछे वाला बच्चा है, खड़े हुए। आंसू का पीएच कितना होता है? आंसू, टीयर। बताइए। बिल्कुल राइट, 7.4 होता है बेटा। मैंने बताया आपको, आंसू का और ब्लड का पीएच समान होता है। ये ब्लड का जो आपका पीएच होता है वो भी आपका कितना होता है, और आंसू का कितना होता है? 7.4। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना एनफ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और बेटा पढ़ के आओ आप लोग, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। मैं हर क्लास के अंदर लास्ट के 5 मिनट में पूछूंगा क्वेश्चन बेटा आपसे, इसीलिए आप लोग ये ना सोचें कि हम पढ़ के नहीं आएंगे। क्या पता नहीं भैया, आप लोगों ने शुरू शुरू में वो मुलाकात ही गलत तरीके से हो गई बेटा अपन लोगों की।